अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है हमने अपनी प्रॉब्लम 8.4a सॉल्व करनी है। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने अपने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के रूल्स देखे थे, जो हमारे 4 रूल्स थे वो हमने देखे थे, और हमने अपनी जो एक्सरसाइज 8.8 थी जो कि इंपॉर्टेंट थी वो भी हमने सॉल्व कर ली थी। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा प्रॉब्लम 8.4a है। तो इसमें हमारे पास जो पेज नंबर है 343 है और अकाउंटिंग बाय लार्सन बुक 18th एडिशन है मेरे पास। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं, हमें क्वेश्चन पढ़ना है द फॉलोइंग information is available to the reconcile clerk's company book balance of the cash with its the bank balance cash as July 31 2005। अब वो कहते हैं कि जो हमारे reconcile क्लार्क कंपनी है, क्लार्क कंपनी का सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, ऊपर नेम लिख लिया। सबसे पहले तो हमने यही फॉर्मेट बनाना होता है कि सबसे पहले जो हमने कंपनी का नेम लिखना है और उसके बाद जो फाइंड करना है वो लिखना है, और जो हमें डेट दी गई है सबसे पहले वो लिखनी है। तो इसमें सबसे पहले हमने ये 3 काम लाजमी कर लेने हैं। अगर हम एडजस्टिंग एंट्रीज कर रहे हैं या हम अपना अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड कर रहे हैं या इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये जो फॉर्मेट है ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके भी हमारे पास मार्क्स होते हैं पेपर में। तो अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो हमारे मार्क्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपने इसको याद रखना है कि ये आप चीज़ आपने लाजमी लिखनी है। तो उसके बाद सबसे पहले हमें जो काम करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले ये लिखने के बाद आपने 4 कॉलम बना लेने हैं। उन 4 कॉलम में क्या करना है, सबसे पहले पार्टिकुलर्स लिखने हैं, फिर अमाउंट का कॉलम बनाना है, फिर पार्टिकुलर्स और फिर अमाउंट का कॉलम। इस साइड पे आपने क्या करना है, कैश बैलेंस या कैश बुक लिखना है, और इस साइड पे आपने बैंक स्टेटमेंट का जो भी कैश होगा वो लिखना है। तो यहाँ आपने लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आपने लिखना है। और इनका अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो हमें जो रिक्वायरमेंट नंबर ए दी गई है उसमें जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है ए में, वो कहते हैं आफ्टर ऑल द पोस्टिंग इज कंप्लीट ऑन द जुलाई 31 द कंपनीज कैश अकाउंट हैज अ 26,193 डेबिट बैलेंस। अब वो कैश बैलेंस की बात करते हैं, वो कितना है, 26,193 है। उसके बाद वो कहते हैं बट इट्स बैंक स्टेटमेंट शोज 28,020 कैश बैलेंस। और बैंक स्टेटमेंट में कितना बैलेंस है, 28,020 हमारे पास क्या है, अपना बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जो अपना नेक्स्ट काम करना है वो ये करना है कि हमने सबसे पहले यहाँ पे ऐड लिख देना है और यहाँ पे भी ऐड लिख देना है, और उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद लेस लिखना है, 2-3 लाइन छोड़ देनी है, लेस लिखना है, 2-3 लाइन छोड़ देनी है, दोनों तरफ एक ही काम करना है हमने। उसके बाद क्या करना है, हमने एडजस्टेड बैलेंस लिख देना है और एडजस्टेड बैलेंस लिख देना है। और हमने ये बात ख्याल रखनी है कि जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो ये दोनों आंसर हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्योंकि हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे ये जो एरर्स हैं ये हमारे सेट हो सकें। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास, क्योंकि हमने रूल्स अपने सीख लिए थे, तो इसमें जो चीज़ें ऐड होती होंगी वो हम ऐड कर लेंगे, जो चीज़ें लेस होती होंगी वो हम लेस कर लेंगे, और जो चीज़ें कैश बुक में आती होंगी वो हम कैश बुक के ऐड और लेस में लिखेंगे, और जो चीज़ बैंक स्टेटमेंट में आती होंगी वो हम बैंक स्टेटमेंट के ऐड या लेस में लिखेंगे। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन बी की तरफ चलते हैं। तो उन्होंने कहा चेक नंबर 30314138 एंड चेक नंबर 3040, वो हमें कुछ चेक दिए गए हैं। वो कहते हैं कि एक तो हमारे पास 1380 का है और दूसरा चेक जो है वो 552 का है, पर आउटस्टैंडिंग ऑन द जून 30 बैंक रिकॉन्सिलेशन। चेक नंबर 3040 इज लिस्टेड विद जुलाई कैंसल्ड चेक, बट द चेक नंबर 3031 नॉट। अब वो कहते हैं कि हमारे पास 2 चेक्स हैं, एक तो 3031 चेक है और दूसरा जो हमारे पास है वो 3040 चेक है। अब वो जो 3040 का चेक है वो कहते हैं कि हमारे पास कैंसल्ड चेक हो गया, तो हम इस कैंसल्ड चेक को हम लिखेंगे भी नहीं। तो हमने सबसे पहले अपना क्या लिख लिया, चेक नंबर 3031 लिख लिया, जो कितने का था, हमें क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन में इसकी वैल्यू भी दी गई थी चेक की, तो वो कितनी थी, 1380 हमें वैल्यू दी गई थी। तो उसके बाद हमने अपना जब आगे क्वेश्चन पढ़ा, अब ये देखिए ज़रा इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वर्क आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग की बात आ गई, तो जो आउटस्टैंडिंग की जब भी बात आती है तो हम क्या कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट में वो चीज़ें लेस होंगी। तो ये रूल था हमारा कि जब भी आउटस्टैंडिंग की बात आएगी तो बैंक स्टेटमेंट में क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो उसके बाद वो चेक नंबर 3040 ये हमारे पास कैंसिल हो गया चेक, तो इसको हम लिखेंगे भी नहीं। और जबकि जो चेक नंबर 3031 इज़ नॉट, अब जो नॉट कैंसिल्ड चेक था वो हमने क्या लिख लिया, 1380 में लिख लिया। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि आल्सो द चेक नंबर 3065, अब वो 3065 चेक की बात करते हैं, एंड द चेक नंबर 3069। अब इन दोनों की क्या क्या दे देते हैं, वैल्यूज दे देते हैं। एक की वैल्यू 336 और 2148, दूसरे की वैल्यू बोथ रिटर्न इन दी जुलाई नॉट अमंग दी कैंसल्ड चेक्स। अब ये भी क्या है, नॉट अमंग दी कैंसल्ड चेक्स हैं, तो इनको भी हमने कहाँ लिखना है, आउटस्टैंडिंग चेक्स में लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है सी, उसमें वो कहते हैं इन कंपेयरिंग द कैंसल्ड चेक्स ऑन दी बैंक स्टेटमेंट विद द एंट्रीज इन द अकाउंटिंग
अकाउंटिंग रिकॉर्ड फाउंड दैट द चेक नंबर 3056। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जब हमने कैंसल्ड चेक्स बैंक स्टेटमेंट के एंट्रीज में रिकॉर्ड किया तो उसमें हमने पाया कि फाउंड किया कि हमारे पास जो चेक नंबर 3056 है, 3056 जो कि हमने ऊपर क्या कर दिया था 3056, ये ऊपर हमारे पास की बात नहीं है, ये हमारे पास क्या होता था फॉर रेंट। अब रेंट की बात आ गई है, तो जब रेंट की बात आ जाएगी तो हमने समझ जाना है कि रेंट आ जाए या यूटिलिटी बिल्स आ जाए या हमारे पास ऑफिस सप्लाईज आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होंगे, कैश बुक के होंगे। तो उसके बाद हमने देखा कि रिटर्न एंड ड्रॉन फॉर द 1250 बट वाज एररनेसली इंटर्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड 1230। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कि वो क्या बताई थी मैंने आपको ट्रिक, कि अगर हमारे पास इनकरेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या हो जाए, इनकरेक्ट वैल्यू अगर हमारे पास जो है वो करेक्ट वैल्यू, सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू दी होती है, करेक्ट वैल्यू दी होती है। अगर वो छोटी हो और इनकरेक्ट वैल्यू हो हमारे पास बड़ी हो तो हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। अब उसके बाद अगर हमारे पास जो करेक्ट वैल्यू बड़ी हो और इनकरेक्ट वैल्यू छोटी हो तो हम क्या करते हैं, उनको माइनस करते हैं, नफी करते हैं हम, ये मतलब कैश बुक से। अगर उसमें यूटिलिटी बिल्स या हमारे पास रेंट की बात की गई हो या हमारे पास ऑफिस सप्लाईज की बात की गई या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की बात की गई हो, को जो करेक्ट वैल्यू दी गई है वो 1250 दी गई है, मतलब वो वैल्यू बड़ी दी गई है। और जो इनकरेक्ट वैल्यू दी गई है वो कौन सी है, 1230 दी गई है। तो इसमें करेक्ट वैल्यू बड़ी और इनकरेक्ट वैल्यू छोटी है। तो हमने क्या कहा था अपने ट्रिक में कि हम इसको क्या करेंगे, नफ़ी करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो हमने क्या लिख लिया, कैश बुक एरर में अपना इसको लिख लिया। तो हमने जब इन दोनों को माइनस किया, मतलब 1250 को माइनस किया 1230 से, तो हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया, वो हमने 20 लिख लिया। अच्छा, उसके बाद वो हमें जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई वो कहते हैं क्रेडिट मेमोरेंडम इनक्लोज्ड विद द जुलाई बैंक स्टेटमेंट के बैंक कलेक्शन। अब बैंक कलेक्टेड, अब नोट क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो जब हम नोट कलेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास कहाँ आते हैं, हमारे पास जो बैंक कलेक्शन होती है, नोट ऑफ कलेक्शन होते हैं, तो वो हमारे पास कहाँ आते हैं, अपने कैश बुक में ऐड होते हैं। ये मैंने आपको रूल्स में बात सबसे पहले यही बताई थी कि जो भी कलेक्शन होंगे वो हमारे क्या होंगे, कैश बुक में ऐड होंगे। तो उसके बाद कैश ऑन दी नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट फॉर द क्लार्क डिडक्टेड ऑफ 45 कलेक्शन फ़ी। अब वो चार्जेस की बात करते हैं। इसके दो मेथड हैं, हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो यही हम क्या करते हैं, अपनी जो इन्होंने फ़ी दी हुई यहीं से डिडक्ट करके हम इसमें टोटल वैल्यू लिख दी, या हम 9000 यहाँ लिखें और जो 4500 हमें कलेक्शन फ़ी दी गई है वो हम क्या कर दें, लेस कर दें। बात एक ही है, मतलब यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ से हम लेस कर देंगे। मतलब यहाँ पे हम 9000 लिखेंगे और यहाँ पे हम 45 लिखेंगे। तो होना क्या है, इन दोनों ने मतलब 9000 ने माइनस होना 45 से, क्योंकि ये लेस वाला सेक्शन है ना, तो हमने इन दोनों को माइनस से करना। तो बात एक ही है, बात हमारे पास यही आ जाएगी। तो हमने अगर हम इस तरह भी लिख सें तो भी हमारे पास ये आंसर ठीक आएगा। तो उसके बाद ये हमारे पास हो गया। अब उसके बाद इंफॉर्मेशन हमारे पास ई है, उसमें वो कहते हैं डेबिट मेमोरेंडम फॉर द 805 लिस्ट 795 NSF चेक। अब NSF चेक की बात करते हैं तो NSF चेक हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, लेस होते हैं किससे, कैश बुक से। तो ये बात आपने याद रखनी थी, मैंने आपको रूल्स में भी बताई थी। तो NSF चेक की बात आ गई। अब NSF चेक हमारे पास 795 दिया हुआ है। अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो कहते हैं डेबिट मेमोरेंडम 805 है। अब 805 भी दिया हुआ है, 795 भी दिया हुआ है और 10 NSF चार्ज भी दिया हुआ है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। या तो आप लिखें कि हमारे पास 795 का NSF चेक है और 10 हमारे पास क्या उसकी मतलब चार्जेस हैं, या तो आप डायरेक्ट लिखें 805। बात एक ही है हमारे पास, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर हमारे पास सिर्फ वो 805 दे देते तब भी ठीक था। अगर वो हमें 795 और 10 हमें चार्जेस दे देते, NSF चार्जेस दे देते, तब भी हमारे पास 805 ही आना था। लेकिन अगर वो हमारे पास 795 दे देते, हमें चार्जेस ना देते, तब हम 795 ही यहाँ हम अपने इसमें लिखते अमाउंट के कॉलम में। तो इसमें हमें क्या दिया गया, डेबिट मेमोरेंडम दिया गया 805 का, जिसमें से वो कहते हैं कि NSF चेक कितना का है, वो डेबिट मेमोरेंडम 805 का है, जिसमें से NSF चेक 795 का और उसमें चार्जेस कितने हैं, 10 है। तो इसमें हमें इन दोनों को ऐड करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर 805 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद वो कहते हैं चेक हैड बीन रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर जिम शाह क्लार्क हैज़ नॉट रिकॉर्डेड दिस चेक एज NSF, उसने रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है इनक्लोज्ड विद जुलाई स्टेटमेंट इज 15 डेबिट मेमोरेंडम फॉर द बैंक सर्विसेज। बैंक सर्विसेज की बात करते हैं तो बैंक सर्विसेज हमारे कोई भी चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, लेस होंगे कैश बुक से। तो हमने 15 चार्जेस वो हमने क्या कर दिए, लेस कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट
उसमें कहते हैं क्लार्क्स जुलाई 31 डेली कैश रिसीट वर प्लेस्ड इन द बैंक्स नाइटरी डिपॉजिट। तो बैंक्स नाइटरी डिपॉजिट जो भी होंगे वो बैंक स्टेटमेंट में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो हमने क्या किया, इसमें बैंक स्टेटमेंट में क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, एंड हो गया। उसके बाद वो रिक्वायरमेंट में कहते हैं कि प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर दिस कंपनी। और उसके बाद वो कहते हैं प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज टू ब्रिंग द कैश कंपनीज बुक बैलेंस ऑफ द कैश इनटू द यूनिफॉर्मली विद द रिकॉन्साइल्ड कैश बैलेंस एज ऑफ द जुलाई 31। अब ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में हमें एंट्रीज पास करने के लिए कहें तो आपने हमेशा क्या करना है, कैश बुक की ही एंट्रीज पास करनी है। मतलब जो सेक्शन हमें कैश बुक में दिया गया होगा, बैंक कलेक्शन, कैश बुक एरर, एनएसएफ चेक और बैंक सर्विसेज, सिर्फ इनकी ही एंट्रीज पास होंगी। जो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट होगा, जो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट होगा, उनकी एंट्रीज कभी भी पास नहीं होंगी। तो हमेशा आपने क्या करना है, जब भी वो एंट्रीज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में फाइंड करने के लिए कहें तो आपने जो कैश बुक की एंट्रीज होंगी वो फाइंड करनी होगी, बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज आपने फाइंड नहीं करनी होंगी। तो इसके बाद हम अपना, जब हमने इनको देखा, हमने जो टोटल लिया इनका मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक को और जो बैंक कलेक्शन था, इन दोनों को ऐड किया और इनसे सबसे क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, एडजस्टेड बैलेंस 34308 आ गया। इसमें भी हमारे पास जब हमने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ऐड किया और डिपॉजिट एंड ट्रांजिट्स को ऐड किया और इन सब में से क्या कर दिया, चेक जो हमारे थे इन सबको टोटल करके, टोटल से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, एडजस्टेड बैलेंस 34308 आ गई। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई, सेम आ गई। तो हमारा जो क्वेश्चन भी है वो भी सही हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट अपना चलते हैं। नेक्स्ट हमने करना है इनकी एंट्रीज़। तो हमने एंट्रीज़ में क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमारे पास चूँकि डेट्स नहीं दी होती तो हमने डेट नहीं लिखनी। तो उसके बाद सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने किसकी एंट्रीज पास करनी होती हैं, सिर्फ कैश बुक की एंट्रीज पास करनी होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कलेक्शन ऑफ नोट था। तो हमने जब कलेक्शन ऑफ नोट किया तो हमारे पास कैश क्या हुआ, रिसीव हुआ और नॉट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद 9000 माइनस 45 जो हमने वहीं मतलब किया था, तो 8955 हमारे पास आगे 895 डेबिट और क्रेडिट हो गया। कैश क्योंकि हमारे कलेक्शन ऑफ नोट किया था, मतलब कैश हमारे पास क्या आया था, रिसीव हुआ था। तो कैश में क्या हुआ, इजाफा होगा। कैश हमारे पास क्या हो गया, डेबिट और नोट रिसीवेबल, क्योंकि वो हमारे पास नोट था तो हमने क्या करना था, अभी रिसीव करना था। सिर्फ हमने अभी उनका नोट लिया था, एक प्रोमिसरी नोट लिया था। तो इसमें हमने क्या किया, फिर नॉट रिसीवेबल हमने इसलिए लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जो एनएसएफ चेक था, तो एनएसएफ चेक बेसिकली हमारे पास नॉट सफिशिएंट फंड होता है। ये हमारे पास क्या होता है, कैश होता है जो हमें अभी रिसीव करना होता है। तो इसमें हमने क्या किया, अकाउंट रिसीवेबल लिख दिया। और जो इसमें कैश था, मतलब अभी हमने कैश रिसीव नहीं किया तो हमने इसमें कैश को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और जो इसकी वैल्यू थी 805 से हमने इसको क्या कर दिया, लिख दिया। उसके बाद वो कैश बुक एरर था। कैश बुक एरर किस चीज़ का था, रेंट का था। तो हमने यहाँ पे रेंट भी लिख सकते हैं, रेंट एक्सपेंस और कैश, रेंट एक्सपेंस और कैश भी लिख सकते हैं, कैश बुक एरर भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप रेंट एक्सपेंस लिखेंगे तो वो ज़्यादा स्पेसिफाई हो जाएगा कि एरर हमारा किस में आएगा, रेंट में आया। तो क्योंकि हमें इसमें बताया गया था कि जो हमारी इंफॉर्मेशन नंबर सी थी उसमें बताया गया था कि जो चेक नंबर 3056 फॉर जुलाई रेंट वाज करेक्टली रिटन एंड, तो उसमें रेंट का बताया गया था। तो हमें कैश बुक एरर भी इसकी जगह हम रेंट एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो एंट्री होगी, जो हमारी इसकी एंट्री होगी वो वाजिया हो जाएगी, अच्छे से वाजिया हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, क्योंकि हमें एक्सपेंस डेबिट होता है और कैश क्रेडिट होता है, तो ये एक सिंपल सी एंट्री बन जाएगी फिर। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना होगा, रेंट एक्सपेंस और कैश भी हम लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। अगर आप ये लिखना चाहें तो तब भी लिख सकते हैं। और 20 हमारा क्या था, कैश बुक एरर था। उसके बाद बैंक सर्विसेज आ जाती है। बैंक सर्विसेज मतलब बैंक चार्जेस या बैंक एक्सपेंस आ जाते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। और कैश हमारे पास क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या थी, सिंपल सी एंट्रीज थी। अगर हम इन एंट्रीज़ को एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ये देखिए ज़रा, हमारे पास इसमें भी कैश डेबिट हो रहा है, इसमें भी कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कैश और क्रेडिट हो रहा है कैश। तो आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, कैश बुक एरर या रेंट एक्सपेंस या बैंक सर्विस, इन तीनों को एक ही लाइन में लिख के और डेबिट इनको करके और कैश हमने क्या लिख देना होगा, एक ही लाइन में कैश लिख के इन सब का जो हमारा डेबिट का टोटल होगा वो हमने क्या करना होगा, मतलब 805 जमा 20 जमा 15 इन सब का टोटल करके क्रेडिट में वही कैश की वैल्यू लिख देंगे। हम इस तरह भी कर सकते हैं। अगर इस तरह करना है वो भी ठीक है, अगर उस तरह करना है तो वो ज़्यादा हमारे पास अच्छा तरीका हो जाता है कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और कैश बुक एरर डेबिट और हमारे पास बैंक सर्विसेज डेबिट और कैश हमने क्या कर देना होगा, क्रेडिट। मतलब एक ही हम इसकी एंट्री पास कर देंगे तो वो हमारे पास ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव तरीका बन जाता है। तो हमने क्या करना है, उसके बाद जब हमने एंट्रीज पास कर लिया, अब कभी कभी हमारे पास बैलेंस शीट का भी पूछ लेते हैं कि इसमें हमें बैलेंस शीट बताओ। तो बैलेंस शीट हमने किस तरह निकालनी है, उसमें हमें बता देना है कि एडजस्टेड बैलेंस, जो हमने एडजस्टेड बैलेंस निकाला था, मतलब 3430 जो हमने पीछे अपना एडजस्टेड बैलेंस फाइंड किया था, विल बी शोन इन दी बैलेंस शीट। तो आपने इसमें डॉलर का साइन लाजमी लिखना है, मिस्टेक नहीं करनी। अगर वो बैलेंस शीट का फाइंड करने का कहते हैं कि इसमें बैलेंस शीट भी फाइंड करो, तो आपने लिखना है एडजस्टेड बैलेंस ऑफ 30
जो आपका आंसर आएगा विल बी शोन इन दी बैलेंस शीट। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप सो आपको इसमें बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आपने ज़रूर पूछना है, ज़रूर कमेंट करना है ताकि आपका इशू हल हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।